This is the interview of यस। drawing and painting. You are going for assistant professor interview. So my first question to you is कला को परिभाषित कीजिए। तो आप कला के बारे में कुछ हमें बताइए, फिर हम आज आपसे सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। जी सर। सर, कला का सबसे पहले अर्थ ये होता है कि कला किस धातु से बना है। कला का सबसे पहले जानेंगे अर्थ। कला संस्कृत भाषा की कल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कला की सामान्य परिभाषा होता है अपने भावों को किसी भी माध्यम से प्रकट करना या धरातल पर लाना है, वो क्या है, कला कहलाती है। कला की अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जो निम्न प्रकार से है। प्लेटो के अनुसार है, कला सत्य की अनुकृति है। ये प्लेटो ने कहा है। और एक विद्वान और है अरस्तु। उन्होंने कहा है कला अनुकरण है, कला अनुकरण का माध्यम है। और एक भारतीय विद्वान है रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा है कि जो सत्य है, जो शिव है, वही क्या है, कला मानी जाती है। ये होती है, कला को दो भागों में बांटा गया है। एक तो उपयोगी कला और एक व्यवसायिक कला। सॉरी, एक तो ललित कला और एक उपयोगी कला, जिसे हम व्यवसायिक कला भी कहते हैं। ठीक है, ने ललित कला को पांच भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है: चित्रकला, मूर्ति कला, काव्य कला, स्थापत्य कला और संगीत कला। ठीक है, ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना है और स्थापत्य कला को निम्न श्रेणी की कला माना है। एक होती है व्यवसायिक कला या उपयोगी कला। व्यवसायिक कला वो होती है जो धन अर्जन करने के लिए जिस कला का निर्माण किया जाता है, उसे व्यवसायिक कला कहते हैं। जैसे बढ़ई का कार्य, कोई मटके बनाने का काम आदि के इसमें व्यवसायिक कला में आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि धन अर्जन करने के लिए इस कला का निर्माण किया जाता है, उसे उपयोगी कला कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो यांत्रिक होती है और एक हस्त निर्मित होती है। जो ऐसी कलाएं जो हाथों से निर्मित की जाती है, उसे तो हस्तकला कहते हैं। और जो यंत्रों के माध्यम से जिस कला का निर्माण किया जाता है, उसे हम यांत्रिक कला कहते हैं। चलिए फिर कला के तत्वों के बारे में भी कुछ बताइए। कला के तत्व: किसी भी चित्र का निर्माण करने के लिए या किसी पेंटिंग को बनाने के लिए उनके तत्व की बहुत आवश्यकता होती है। कला के छह तत्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले होती है रेखा, रूप, वर्ण और तान, पोत और अंतराल। ये छह तत्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे रेखा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। फिर होता है रूप। किसी भी आकृति का निश्चित आकार होना, वो रूप कहलाता है। फिर आता है पोत। पोत का मतलब होता है धरातल का गुण। किसी भी आकृति का पोत, धरातल का जो गुण होता है, उसे अपन पोत कहते हैं। फिर आता है वर्ण। वर्ण का मतलब होता है कलर, जिसे हम प्रकाश का गुण कहते हैं। रंग विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग और विरोधी रंग, ऐसे होते हैं। चलिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों का उद्देश्य क्या था? प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों का मुख्य उद्देश्य तीन उद्देश्य माने जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले था अमूर्त को मूर्त रूप देना। जो भी अमूर्त रूप है, उसको प्रकृति के सामने लाके मूर्त रूप देना। एक है अपनी चीर स्मृति को बनाए रखना, जो प्राचीन स्मृति है उसको बनाए रखना। और एक है अतीत का संरक्षण करना। ये उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। मुगल कला से आप क्या समझते हैं? मुगल कला, सर्वप्रथम ये तो क्या है, ईरान से पनपी हुई कला है। इसकी भारत में शुरुआत 15वीं या 16वीं शताब्दी से मानी जाती है। इस मुगल कला की, मुगल शैली की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी, जो पानीपत के युद्ध में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। इस कला में अकबर ने चित्रशैली का चित्रशैली प्रारंभ की थी। और चित्रकला के स्वर्ण काल जहांगीर के काल को माना जाता है, और अकबर के काल को काव्य की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है, और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला के रूप में स्वर्ण काल माना जाता है। अच्छा, अब ये ये बताइए, राजस्थान से। आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। हाँ सर। ये राजस्थान के समकालीन शैली मानी जाती है। और इसमें तत्व तो राजस्थानी थे, परंतु इसमें जो भाव होते हैं वो ईरान शैली के मिलते हैं। ये क्योंकि ये शुद्ध भारतीय शैली नहीं कही जा सकती है। वेरी गुड। और बूंदी चित्रकला को समझाइए। बूंदी चित्रकला। बूंदी चित्रकला भारत में एक अनोखी चित्रशैली है। ये राजस्थानी शैली की उपशैली, हाड़ौती की उपशैली है। ये पहले कोटा बूंदी एक हाड़ौती बूंदी एक शैली मानी जाती थी।
परंतु वर्तमान में अलग शैली है। बूंदी चित्रकला की में चित्रकला की शुरुआत उमेद सिंह के काल से मानी जाती है और इन्हीं के काल को बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वहां पर इन्होंने बूंदी चित्र शैली में चित्रशाला का निर्माण का करवाया, जिसे चित्रकारों का स्वर्ग कहा जाता है या चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। ऐसी पेंटिंग विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती है, अपने आप में एक अद्भुत चित्रशाला है। अच्छा, बाघ गुफा का परिचय दीजिए। बाघ गुफा। बाघ गुफा अजंता शैली के समकालीन मानी जाती है। ये इसका समय 34वीं शताब्दी माना जाता है। इसका स्थान मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्थित है। इसकी खोज 1828 में लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने इस गुफा की खोज की थी। इस गुफा यहाँ पर कुल 9 गुफाएं थी गुफाएं, परंतु वर्तमान में 2 गुफाएं शेष है। गुफा संख्या 4 और गुफा संख्या 5 में यहाँ पे चित्र मिलते हैं। चलिए, बहुत कुछ उन्नीस सौ सीख रहा है इक्यावन में आज मैं। चलिए, थोड़ा और बताना चाहे तो बता सकते हैं आप कुछ। बताइए, बाघ कंटिन्यू। गुफा में इतना ही बताएंगे? बाघ गुफा हाँ, बोलिए बोलिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ आपसे। बाघ गुफा एक गुफा संख्या 4 का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। शोकाकुल स्त्री जो अपने पति के वियोग में खड़ी हुई है। और एक 5वीं नंबर की गुफा है, उसमें जो चित्र मिलता है मुर्गी और उसके चूजे मतलब उसके बच्चों के साथ उसका चित्रण किया गया है। और जो बाघ गुफा है इसमें अलग गुफा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे प्रथम गुफा है उसको गर्भ गुफा के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर की गुफा है उसे गुसाई गुफा के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर की गुफा को हाथीखाना और चौथे नंबर की गुफा को रंगमहल कहा जाता है। 5वीं नंबर की गुफा को पाठशाला के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में केले के वृक्ष की प्रधानता है और यहाँ पर दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी प्राप्त हुए हैं। कि ये बताइए, भारतीय कला में षड़क क्या है? सड़ंग। सामान्य जाने तो सड़ंग का मतलब होता है चित्रकला की 6 अंग, उन्हें हम सड़ंग कहते हैं। ओके। सड़ंग का सर्वप्रथम उल्लेख अपने को कामसूत्र की टीका जयमंगला में मिलता है। इसका यशोधर पंडित ने उल्लेख किया है। ये जयसिंह के दरबार का प्रमुख कवि था। इसमें इन्होंने एक सूत्र दिया था, रूप भेद परमाणि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्रम सड़गम। इसमें कला के 6 अंगों का उल्लेख किया है। इसमें सबसे पहले आता है रूप भेद। रूप भेद का मतलब होता है किसी भी आकृति का भेद करना। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मन दोनों में अलग भेद करना कि हाँ कि ये विशाल जांगिड़े और ये मनोजी सर है, वो क्या कहलाता है? रूप भेद कहलाता है। फिर आता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है अनुपात या नापतोल, किसी भी आकृति का नापतोल करना। जैसे पक्षी का चित्र बना तो वो कितने अनुपात में होना चाहिए, पशु का बना रहे हो तो कितने अनुपात में होना चाहिए, बालक का चित्र बना रहे हो तो कितने अनुपात में होना चाहिए, अगर अपन राक्षस का चित्र बनाए तो राक्षस को उतनी कितनी आकृति में बनाना चाहिए। इसका मतलब प्रमाण ये होता है। फिर आता है भाव। भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक भाव और एक होते हैं बाह्य भाव। आंतरिक भाव तो होते हैं जो अंदर होते हैं, मन से निकलते हैं, उनको देख के समझ सकते हैं, मतलब महसूस करके समझ सकते हैं। बाह्य भाव होते हैं जैसे कोई रो रहा है तो उसको ऐसे ही देख सकते हैं, हाँ कि ये रो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, बाह्य भाव हो जाएंगे। परंतु आंतरिक भाव होते हैं जो ओनली महसूस किए जाते हैं। चलिए, फिर ये बताइए, एक पर्सनल क्वेश्चन, कैसा लग रहा है आपको पीडी क्लासेस के साथ? कैसा लगा आपको इंटरव्यू कोर्स? बहुत अच्छा सर। ओके। क्या चेंजेस लगे आपको आफ्टर ज्वाइनिंग अस? सबसे ज्यादा तो सर बोलने की हिम्मत आई है। ओके। पहले बोल नहीं पाता था, अपनी बात नहीं कह पाता था। बच्चों के सामने तो बोल लेता था पर रिगार्डिंग इंटरव्यू, अब अच्छा लग रहा है आपको बोलना? हाँ, बहुत अच्छा। आज ऐसा लग रहा है जैसे इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं 8 तारीख को। वेरी गुड। चलिए, एलोरा गुफा के बारे में कुछ बताइए। एलोरा गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रकूट शासक से संबंधित ये गुफाएं मानी जाती है। ये गुफा यहाँ पर 34 गुफाएं स्थित है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम हुआ है, 3 धर्मों का त्रिवेणी संगम हुआ है। यहाँ पर जैन धर्म, हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर मूर्तियां मिली है, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित और 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित
और 29 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित अपने को यहाँ पर मूर्तियां प्राप्त हुई है। यह भी एक विश्व धरोहर में शामिल है। गुफा संख्या 16 का यहाँ का प्रसिद्ध जो मंदिर है उसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख मूर्ति है कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण। चलिए, राजस्थानी चित्रकला का परिचय दीजिए। राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी शैली सामान्यतः अजंता शैली से पनपी थी, इसकी जन्म स्थली मानी जाती है। राजस्थानी शैली या जैन शैली इससे मानी जाती है, फिर परंतु इसकी प्राचीन शैली मानी जाती है मेवाड़ शैली। इसका समय काल माना जाता है 15वीं से 16वीं शताब्दी, इसका समय माना जाता है, उत्पत्ति का समय माना जाता है। इस शैली के में सबसे प्राचीन शैली मेवाड़ शैली है, जिसके जनक माने जाते हैं कुंभा। चित्रकला के राणा कुंभा को चित्रकला का जनक कहा जाता है। परंतु वर्तमान में राजस्थानी चित्रकला के जो जनक है कुंदन सिंह को राजस्थानी चित्रकला का जनक माना जाता है। राजस्थानी शैली को सामान्यतः चीन 4 भागों में बांटा गया है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली या ढूंढाड़ शैली, इसे मेवाड़ शैली भी कहा जाता है। सबसे पहले है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में अनेक उपशैलियां हैं, उदयपुर शैली, चित्तौड़गढ़, चावंड, नाथद्वारा आदि उपशैलियां हैं। फिर है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली में किशनगढ़, नागौर, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर आदि इसकी उपशैलियां हैं। हाड़ौती शैली में कोटा, बूंदी और झालावाड़ इसकी उपशैलियां हैं। फिर है ढूंढाल या मेवात। मेवाड़ शैली में आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली आदि इसमें आती है। भारतीय यहाँ पर एक चित्रकला के, चश्मे। चलिए अभी आप और बताना चाहे तो डिटेल बता दीजिए। अच्छा बता रहे हैं। राजस्थानी शैली में एक चश्मे चेहरे बने हुए हैं, जिसमें इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है बनीठनी का चित्र, जो अपने आप में एक चित्र माना जाता है। जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। सर्वाधिक राधा कृष्ण से संबंधित चित्र भी राजस्थानी शैली में मिलते हैं। जो चित्र बने हुए वसली पर बनाए गए हैं। देखिए, जब आप एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाते हैं ना, तो कभी कभी हम्म। उसमें गैप ज्यादा करते हैं। तो उसमें ज्यादा गैप नहीं करना आपने, अदरवाइज इंटरव्यूअर को ओके सर। लगेगा कि आपने अपनी बात को खत्म कर दिया है। हो सकता है आपके पास दो बातें और अच्छी हो, मगर इंटरव्यूअर को रियलाइज कैसे करवाओगे? राइट। चलिए, जी सर। अब आप मुझे ये बताइए, आ, चित्रकला में लावण्य का क्या महत्व होता है? जी सर। लावण्य का वही महत्व होता है जो भोजन में नमक का होता है। दादा, जिस प्रकार से भोजन में नमक का महत्व होता है, उसी प्रकार चित्र में लावण्य का भी महत्व होता है। जिस प्रकार से भोजन में नमक खाने में स्वाद बढ़ाता है, उसी प्रकार चित्र में लावण्य सौंदर्य बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि लावण्य का मतलब ये होता है कि बाह्य दिखावा या बाह्य सौंदर्य, जिसे हम मेकअप भी कह सकते हैं अपनी सीधी सी भाषा में। प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार कौन थे? प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार माने, मोने आदि इसके प्रमुख कलाकार थे। जिसमें इसमें माने का प्रसिद्ध चित्र था तरण पर भोजन, जिसकी कटु आलोचना हुई थी। 1863 में अश्व के चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी, जिसमें इस चित्र की बहुत आलोचना हुई थी। इनका एक और प्रसिद्ध चित्र है अच्छी बियर, नाव की सवारी आदि माने का प्रमुख चित्र माना जाता है। और मोने एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, उन्हें कट्टर प्रभाववादी चित्रकार कहा जाता है। राजस्थान की प्रमुख कला ग्रुप कौन कौन से हैं? राजस्थान के प्रमुख कला ग्रुप है आज कला ग्रुप और आकार कला ग्रुप। सर ये याद नहीं आ रहे मुझे। नो प्रॉब्लम। बिलों का चितेरा किस चित्रकार को कहा जाता है? बिलो का चित्रा सिर्फ गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है। इनका ये परिचय दीजिए। राजस्थान। हाँ। इनका जन्म 1914 में उदयपुर में नाथ द्वारा कांकरोली के पास में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भीलों के जीवन को बहुत ही गहराई से जाना था। उनके अनेक विभिन्न विभिन्न प्रकार से बहुत स्थिति में उनके चित्र बनाए थे, इसलिए इन्हें भीलों का चितेरा कहा जाता है। इन्होंने का एक सबसे प्रसिद्ध चित्र जयपुर रेलवे स्टेशन पर गणगौर की सवारी इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है।
रंग से उनका आप क्या एक समझते हैं? रंग। जी सर, रंग का मतलब होता है, रंग को सामान्यतः प्रकाश का गुण कहते हैं। सूर्य की किरणों में 7 वर्ण होते हैं जिन्हें हम एक सूत्र के नाम से जाने, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। सामान्यतः रंग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। प्राथमिक रंग उन्हें कहते हैं जिनको किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बनाया जाता है, उन्हें हम प्राथमिक वर्ण कहते हैं। फिर आते हैं द्वितीयक वर्ण। दो प्राथमिक वर्णों के मिलाने से जिन रंगों की प्राप्ति होती है, उन्हें हम द्वितीयक वर्ण कहते हैं। फिर है तृतीयक वर्ण। तृतीयक वर्ण प्राथमिक और द्वितीयक वर्ण के मिलाने से जो रंग बनते हैं, उन्हें हम तृतीयक रंग कहते हैं। फिर इसके बाद में पूरक वर्ण। पूरक वर्ण का मतलब होता है एक दूसरे के विरोधी। कहने का मतलब है आमने सामने के जो भी वर्ण या आमने सामने के, वो क्या है, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, उन्हें हम पूरक वर्ण कहते हैं। जैसे लाल का पूरक हरा रंग होता है। पोत क्या है? पौध का सामान्य अर्थ होता है धरातल का गुण। चित्रकला की जो धरातल होता है उसका गुण होता है, उसे पौध कहते हैं। पौध 3 प्रकार का होता है: प्राप्त पौध, सज्जित पौध और अनुकृत पौध। प्राप्त पौध वो होता है जो प्रकृति से पौध को हम प्राप्त होते हैं, जो मतलब प्रकृति से अपने को प्राप्त है, उस पौध को हम प्राप्त पौध कहते हैं। जैसे चट्टान है, वो भी पौध है, वो प्रकृति से प्राप्त पौध है, उसे हम प्रकृति प्राप्त पौध कह सकते हैं। और अनुकृत पौध, फिर है अनुकृत पौध। किसी भी प्रकृति से प्राप्त पौध का अनुकरण करके जिस पौध का निर्माण किया जाता है, उसे हम अनुकृत पौध, अर्थात अनुकरण करके जिस पौध का निर्माण किया जाता है, उसे हम अनुकृत पौध कहते हैं। फिर है सज्जित पौध। सज्जित पौध का मतलब है कि यंत्रों के माध्यम से, विभिन्न यंत्रों के माध्यम से जिन पौध का निर्माण किया जाता है, या तो सर्जन करके जिस पौध का निर्माण किया जाता है, उसे सज्जित पौध कहते हैं। ओके। खजुराहो कहाँ पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित है। अब आप हमें अवनींद्रनाथ ठाकुर का परिचय दीजिए। अविनाश ठाकुर को भारतीय चित्रकला का आधुनिक पितामह कहा जाता है। इनका जन्म 1831 में जोरासांको कोलकाता में हुआ था। इन्हें वास पद्धति का जनक भी कहा जाता है। अविनाश ठाकुर का प्रसिद्ध चित्र भारत माता है। परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं? परिप्रेक्ष्य से ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। इसके माध्यम से हम द्विआयामी माध्यम पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो रेखीय परिप्रेक्ष्य के माध्यम से और एक वातावरणीय परिप्रेक्ष्य के माध्यम से अपन परिप्रेक्ष्य उत्पन्न कर सकते हैं। रेखा के माध्यम से तो ज्योमेट्रिक माध्यम से, ज्यामितीय माध्यम से अपन द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। और वातावरणीय माध्यम से भी परिप्रेक्ष्य उत्पन्न किया जाता है, जैसे दूर की वस्तुओं को डार्क बना के और जो पास वाली वस्तुएं उनको लाइट बना के परिप्रेक्ष्य उत्पन्न किया जा सकता है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मिश्रित मीडिया, इससे आप क्या समझते मिश्रित मिश्रित मीडिया का मतलब वो है सर, किसी भी अनुपयोगी वस्तुओं को व्यवस्थित करके नई वस्तुओं का निर्माण करना या मिक्स करना, वो मिश्रित मीडिया कहलाता है। इसमें इंस्टॉलेशन पेंट हो गया और नेचुरल पेंटिंग हो गई, आदि पेंटिंग इसमें आती है। हैं? पक्षियों का चिंतेरा किसे कहा गया है? पक्षियों का चितेरा देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है। इन्हें प्रोफेसर अमेरिकेट की उपाधि भी प्राप्त है। इनका जन्म 1917 में अलवर में हुआ था। इसमें क्या है, डाउट है, या तो 1917 भी आता है बहुत सी जगह सर, और 1919 भी इनके जन्म में आता है। ओके। प्रागैतिहासिक काल के कितने भागों में बांटा गया है इसको? प्रागैतिहासिक कालों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व प्रागैतिहासिक काल, मध्य प्रागैतिहासिक काल
और नवप्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता नवशास्त्रीयवाद के जनक कौन थे? है। नवशास्त्रवाद के जनक जोग दाविद को माना जाता है। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आनंदवर्धन को माना जाता है। एक्शन पेंटिंग के प्रवर्तक कौन थे? एक्शन पेंटिंग के प्रवर्तक जैक्सन पोलॉक को माना जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। ओके। आपने पेंटिंग ड्राइंग एज अ करियर क्यों चूज किया? सर मुझे बचपन से ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी। इस वजह से मुझे ड्राइंग चुनना पसंद किया। परंतु अब ड्राइंग मुझे, पहले तो मुझे रुचि लगती थी, परंतु अब ड्राइंग मेरे को मेरा उद्देश्य बन गया है। इस वजह से मैंने ये कैरियर चुना है। और ड्राइंग पहले तो ओनली मजा ही आता था, परंतु ओके। अब किसी को सिखाने में और ज्यादा मजा आता है। इस वजह से, क्योंकि ड्राइंग के माध्यम से अपने जो विचार है वे मुख से नहीं बोल पाते, वो अपने चित्र के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। इससे राइट। दो दो फायदे हैं। इस वजह से मैं ड्राइंग चुना। बहुत अच्छे। अब आप ये बताइए कि आप टीचिंग करियर की तरफ क्यों आए? व्हाट इज द रीजन? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्यों आपने अपने आप को चुना? जी सर। सर सबसे पहली बात तो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर बनना अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। हर कोई टीचर बनना चाहता है, परंतु टीचर नहीं बन पाता है, क्योंकि जो वैल्यू समाज में एक टीचर की है वो शायद किसी की भी नहीं होती। भले वो आरएस बन जाए, आईएएस बन जाए, कहीं भी समाज में जाओगे तो जो टीचर है उसकी वैल्यू अलग ही है। भले वो थर्ड ग्रेड का भी होगा तो भी वो टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा तो भी वो टीचर ही है। जो मेरा अनुभव तो ये है कि जो आरएस या आईएएस बना सकता है वो टीचर ही बना सकता है। बिल्कुल। क्योंकि और मैं महसूस करूंगा, और अभी भी महसूस करता हूँ कि क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है बहुत सारे, कोई आईएएस बनेगा, आरएस बनेगा, मुझे अभी भी बहुत गर्व होता है कि मैंने ये कैरियर चुना। इस वजह से मैं टीचिंग कैरियर में आया। वेरी गुड। बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है आपने। कुछ लूपहोल्स डिस्कस करते हैं अपने, वो लूपहोल्स पे हम वर्क करेंगे ताकि हमारा इंटरव्यू और अच्छा जाए। ओके। चलिए, ये लूपहोल्स ओके। मैं आपको बताता हूँ, इन पर वर्क करते हैं अब अपने।